critical appraisal of the industrial development. very important. इस chapter का काफी important point है ये. Critical appraisal of the industrial development. So industrial sector के overall appraisal. Achievements of India's industrial sector during the first 7 plans are impressive indeed. Number 1, proportion of GDP contributed by the industrial sector increased in the period from 11.8% in 1950-51 to 24.6 in 1991. More than doubled. So more than double बहुत बड़ी बात है. This rise in industry's share of GDP is an important indicator of development. 6% annual growth rate of the industrial sector during the period is also admirable. एक decent growth rate पे advance करा हमारा industrial sector. Figures याद होने चाहिए. 1950-51 में 11.8% और 1991 में 24.6%. सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज. सेकंड, इंडियन इंडस्ट्री वाज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड. पहले क्या था? कॉटन, टेक्सटाइल, जूट और 2 स्टील इंडस्ट्रीज थी. तो कह रहे इंडियन इंडस्ट्री वाज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट. इट आल्सो इंक्लूडेड इंजीनियरिंग गुड्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स. द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1950. कंज्यूमर गुड्स भी हमने बनाने शुरू कर दिए. Promotion of small scale industries gave opportunities to people with small capital to get into business. New investment opportunities helped in generating more employment. It promoted growth with equity. Industries grow करेंगी तो equity ज्यादा होगी. New investment, क्योंकि small scale industries में क्या, बहुत पैसा चाहिए, ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो रिक्वायरमेंट तो उसमें 5 लाख में ही, कह रहा उससे ज्यादा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में ही नहीं आओगे. तो कोई भी सेटअप कर सकता है, फिर तो इजी है. उससे क्या होगा? उनकी इनकम बढ़ेगी. तो ग्रोथ विद इक्विटी. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कम हो जाएगी. वरना क्या, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो रिच लोग ही सेटअप कर सकते हैं, ऑलरेडी रिच हैं, और इंडस्ट्री सेटअप करेंगे और रिच हो जाएंगे. तो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम बढ़ेंगी. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम कम हुई थोड़ी बहुत. तो ग्रोथ विद इक्विटी, इकोनॉमी भी ग्रो हुई, इक्विटी बैलेंस्ड ग्रोथ हुई. फोर्थ पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. इट enabled the development of indigenous domestic industries in the areas of electronics and automobile sectors which otherwise could not have developed. कहाँ कोई गाड़ी खरीदता अगर बाहर से सस्ती आ रही होती इंपोर्टेड व्हीकल्स. तो पॉसिबल ही नहीं था कि यहाँ पे एम्बेसडर और फिएट चल पाए. यही 2 गाड़ियां चलती थी, फिर बाद में मारुति आई थी. However, this protection had 2 drawbacks. कह रहे ठीक है, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है उसने बचाया डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, बट उसका नुकसान भी है. अगर आप उनको compete नहीं करने दे रहे तो लेट बैक एटीट्यूड हो सकता है कि हमारा तो कोई कंपटीशन है नहीं, हम जैसा भी सामान बनाएंगे बिकेगा. सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है ना कि अगर किसी का कंपटीशन हटा दो तो वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा. अगर आप compete करना बंद कर दें एक दूसरे से, आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. Inward looking trade strategy. Our policies were inward oriented and so we failed to develop a strong export sector. फोकस ही नहीं था ग्लोबलाइजेशन, फोकस ही नहीं था फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड को बढ़ाना. तो कह रहे इनवर्ड लुकिंग, अपनी ग्रोथ पे इतना फोकस किया, इंपोर्ट्स तो कम हुए ही हुए, एक्सपोर्ट्स भी कम कर दिए. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ कि आपस में ही सेल्फ रिलायंट, अपना सामान यहीं कंज्यूम कर जाओ, ना तुम्हें बाहर से ज्यादा इंपोर्ट करना पड़े, ना ही बाहर हम कोई एक्सपोर्ट करें. दूसरा जो अभी बताया था आपको, लैक ऑफ कंपटीशन ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स. सम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स मेड नो सिंसियर एफर्ट्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स and it forced the Indian consumers to purchase
whatever is produced by them. कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन नहीं था, तो उसका फायदा उठाया प्रोड्यूसर्स ने कि भैया हम तो जो भी बनाएंगे इनको खरीदना ही पड़ेगा. द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फेल्ड टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी. कंपटीशन नहीं होगा तो क्वालिटी एनहांस नहीं हो सकती. अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, we should protect our producers from foreign competition as long as rich nation continues to do so. कह रहे जब तक वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे ना, तब तक तुम्हें भी करना चाहिए. अगर वो नहीं कर रहे, तुम भी फेयर कंपटीशन करो. अगर वो आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप भी करो. बात समझ आ रही है? क्योंकि वो भी ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं ना कभी कभी कि which are in favor of them and against or trying to exploit other countries. कह रहे फिर उनको भी ऐसे ही जवाब दो. बट अगर फेयर कंपटीशन हो रहा है तो आप भी फेयर कंपटीशन के साथ काम करें, तभी ग्रोथ होगी लॉन्ग रन. तो क्रिटिकल अप्रेजल में प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी बढ़ा, मोर देन डबल हुआ, तो एक पॉजिटिव साइन था. इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम डाइवर्सिफाइड. पहले तो सर कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, कह रहे आप कंज्यूमर गुड्स भी आए और इंडस्ट्रियल गुड्स भी आए. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्रो हुई, उससे क्या हुआ? ग्रोथ विद इक्विटी. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आया, कह रहे बट उसके ड्रॉबैक्स भी थे. लाइसेंसिंग पॉलिसी, इट हेल्प द गवर्नमेंट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल industrial production. However, excessive regulation by the government created two difficulties. कह रहे लाइसेंसिंग का फायदा तो हुआ गवर्नमेंट को कि वो कंट्रोल और रेगुलेशन कर पाए. ऐसे नहीं कि कोई आंख बंद करे कोई भी इंडस्ट्री खोल देगा. गवर्नमेंट के जब तक लाइसेंस नहीं देगी आप नहीं खोल सकते. आपको एक्सपैंड भी करना है तो भी लाइसेंसिंग, आपको डाइवर्सिफाई भी करना है तो भी लाइसेंसिंग. तो उससे गवर्नमेंट कंट्रोल तो बना के रखा, बट उसका भी नुकसान थे. क्या नुकसान थे? मिसयूज. इट वाज मिसयूज बाय इंडस्ट्रियल हाउसेस. सम बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कंपेटिटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू फर्म्स. पहले लाइसेंसेस ऐसे दे नहीं देते थे, इन द सेंस कि वो देखते थे कि अच्छा मार्केट में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है. पढ़ा था ना हमने कि अगर मार्केट में उतने प्रोडक्ट की और रिक्वायरमेंट है तो ही आपको लाइसेंस इशू किया जाएगा. अब ये अंबानी या कोई टाटा बिरला है इंडस्ट्रियलिस्ट, अभी करना नहीं है काम लेकिन लाइसेंस लेके बैठ गए, तो लाइसेंस तो इशू हो चुका है. ऑन पेपर्स तो इतने प्रोडक्ट को केटर ऑलरेडी किया जा रहा है, तो अब कोई और करना चाहता है तो उसको करने देंगे क्या काम? कह रहे नहीं भाई साहब, इतनी प्रोडक्शन तो ऑलरेडी हो रही है. तो जिसने नहीं भी करना होता था ना, तो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस पहले से इंडस्ट्री अपने लाइसेंस लेके रख लेते थे ताकि कोई और ना कर पाए. ठीक है ना, किसी और को ग्रो ना करने दे, खुद ही डोमिनेट करे मार्केट को. चाहे आपको बाद में कोई बात, आज मेरा मन नहीं है, कल हो सकता है मैं करूं, लेकिन वो घुस गया तो कल मैं नहीं कर पाऊंगा. तो मेरे पास तो अभी पैसा है और पावर है, ब्लॉक कर लेते हैं. गवर्नमेंट कौन चेक्स, क्या चेक्स? बड़े बड़े प्लेयर्स के अंदर तो सब पेपर भरना होता था ना, सारी सब पूरी फॉर्मेलिटी होगी, पूरी प्रॉपर पेपर वर्क के साथ किया जाएगा. आपको कंपनी भी रजिस्टर्ड मिलेगी, सब कुछ होगा, काम नहीं हो रहा होगा बस. पेपर कंपनीज कहते थे उनको. टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस होता था, फुल ऑफ रेड टेपिज्म, टाइम लगता था, डिलेज, हर एक अप्रूवल में बहुत ज्यादा टाइम लगता था. द cumbersome and complex procedure for obtaining license was very time consuming. A lot of time was spent by industrialists in trying to obtain a license. आराम से नहीं मिलता था, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, जिसकी वजह से डिलेज हो जाते थे बिजनेस सेटअप करने में. Public sector, leading role was given to the public sector. Yes or no? Public sector made a remarkable contribution by creating a strong industrial base, developing infrastructure, and promoting development of backward areas. PSUs बहुत ज़्यादा grow करी थी उस टाइम पे. However, the public sector continued to monopolize that too ineffectively. आप monopoly create करें बट efficiently काम करें तो कोई बुराई नहीं है. आप मोनोपोली भी क्रिएट करके बैठे हो, क्वालिटी सर्विस भी रेंडर नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम है ना. आप किसी और को आने दे रहे हो सेक्टर में, ना आप खुद क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो. इन सर्टेन नॉन एसेंशियल एरियाज व्हिच कुड बी वेल हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर. तो इसीलिए क्या हुआ था, MTNL
प्राइवेटाइज किया गया था, क्योंकि सर्विस क्वालिटी सर्विस रेंडर नहीं हो पा रही थी। पहले क्या BSNL होता था, ये सब प्राइवेटाइज हुए, BSNL, MTNL, पहले गवर्नमेंट कंट्रोल था, टेलीफोन कनेक्शन लेना ही इतना मुश्किल हो जाता था पहले। फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन, होटल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कह रहे ये तो नॉन एसेंशियल सेक्टर्स हैं, ये कोई एसेंशियल सेक्टर्स हैं क्या? कह रहे इसमें गवर्नमेंट का जरूरी नहीं है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, करने दो प्राइवेट सेक्टर को, वो ढंग से कर पाएंगे, आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। As a result, precious funds of public sector channelized into areas where private sector could have been easily managed. गवर्नमेंट का पैसा नॉन एसेंशियल सेक्टर्स पे वेस्ट हो रहा था, ना वो ढंग से क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करा पा रहे थे, लॉसेस में ऑपरेट कर रहे थे, वेस्टेज ऑफ फंड्स है। Many public sector firms also incurred huge losses but continued to function because of difficulty in closing a government undertaking इतनी आराम से बंद नहीं हो सकती। कह रहे एक बात बताओ, क्या आप प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हो? नहीं, आप तो वेलफेयर के लिए कर रहे हो। तो लॉस हो गया तो उस रीजन से किसी को कंपनी बंद करने के लिए बोल सकते हैं क्या? कह रहे इनका तो काम ही नहीं था प्रॉफिट पे काम करना। कह रहे प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करना इनका ऑब्जेक्टिव नहीं था, वेलफेयर था, बट वेस्टेज तो नहीं था, अननेसेसरी नुकसान कराना तो नहीं था। तो उनका तो बर्डन बढ़ जा रहा है, लॉसेस बढ़े जा रहे हैं, क्योंकि वो इनएफिशिएंटली काम कर रहे थे। कह रहे ये नहीं, आप एफिशिएंटली काम करो, प्रोडक्ट को सस्ता बेचो तो आप जिंदगी भर ऑपरेट करो, बहुत अच्छी बात है। आप जो चीज 5 रुपए में हो सकती है, वो काम आप 8 रुपए लगा के कर रहे हो, तो आप इनएफिशिएंटली काम कर रहे हो। जो काम 1 घंटे में हो सकता है, वो 3 घंटे में कर रहे हो, तो आप इनएफिशिएंटली काम कर रहे हो। तो प्रॉब्लम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। अब तो फिर क्या, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों को निकाल ही नहीं सकते कंपनी से, तो लोगों को निकाल नहीं सकते तो कंपनी कैसे बंद होगी? तो इस वजह से वो लॉसेस पे लॉसेस पे लॉसेस, एयर इंडिया इतना टाइम लग गया, पता है कितने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के लॉसेस अक्यूमुलेट हो गए, इसी वजह से कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो जॉब्स है वो जॉब सिक्योरिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ऐसे आप प्राइवेट कंपनी का क्या है, जूम कॉल हुई, ओके बाय थैंक यू, कल से मत आना। कितने सारे न्यूज आ गए ना अब तो, कि हर 2-3 महीने में 500 लोग निकाल दिए, 900 लोग निकाल दिए, प्राइवेट कंपनी में चल जाता है, गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, ऐसा थोड़ी ना कि भाई साहब लॉसेस, तो कंपनी की वैल्यूएशन होती है उस केस में, कंपनी की वैल्यूएशन करी जाती है कि वो कितने में एक्वायर करेंगे, उसमें फ्यूचर बिजनेस भी तो है, क्लाइंट्स भी तो हैं, रूट्स भी तो हैं। तो आप टाटा हो फॉर एग्जांपल, मैं हूं, अब मेरे एक्यूमुलेटेड लॉसेस 15,000 करोड़ है, मैं एयर इंडिया हूं, आप टाटा हो, अब आप एक्वायर कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूं मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन आ रही है 12,000 करोड़, तो आप 12,000 करोड़ की पेमेंट करोगे और आप एज इट इज क्या होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी ट्रांसफर्ड टू यू। आप बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो, वो सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आप एक्वायर कर रहे हो। ऐसे थोड़ी ना कि किसी ने पैसे ले लेते तो करके कंपनी तो बंद हो गई, सॉरी लेट हो गए आप, नाउ यू आर लायबल टू मेक दोस पेमेंट्स। उस हिसाब से तो आपने वैल्यू करी होगी ना कंपनी की वैल्यूएशन, यस और नो? तो आपने वो वैल्यूएशन उस हिसाब से ही करी कि भाई साहब ये आपके एसेट्स हैं, ये आपकी लायबिलिटीज है, नेटवर्थ ये बनती है, कुछ आपके चलो गुडविल, क्योंकि गुडविल फ्यूचर बिजनेस तो है ही ना, रेवेन्यू तो जनरेट हो ही रहा है, तो मैं इतने आपके एसेट्स थे 10 करोड़ के, 10,000 करोड़ एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 करोड़ के एसेट्स थे और लायबिलिटीज थी बाहर की 4,000 करोड़ या 6,000 करोड़, तो 4,000 करोड़ की नेटवर्थ हुई, आपकी गुडविल हो गई 10,000 करोड़, और तो मैं आपको 14,000 करोड़ दे रहा हूँ, एसेट्स भी आपके, लायबिलिटीज भी आपकी, यू आर लायबल टू मेक दोस पेमेंट्स नाउ। ऐसे थोड़ी ना कि वो लायबिलिटी वेव ऑफ हो जाएगी, ऐसे नहीं हो सकती, बाहर वालों की कोई गलती नहीं है ना। नहीं, लायबिलिटीज तो लायबिलिटीज है ना, लायबिलिटीज तो लायबिलिटीज है यार, चाहे वो वेलफेयर के लिए काम कर रही है, लेकिन फॉर एग्जांपल टिश्यू पेपर लग रहा है, तो टिश्यू पेपर वेंडर तो कोई प्राइवेट कंपनी होगी ना, उसको तो पैसे मिलने चाहिए, उसकी क्या गलती थी, कंपनी लॉस में चली गई, वो थोड़ी ना वेलफेयर के लिए बैठा हुआ है, उसकी पेमेंट तो ड्यू है, पेट्रोल की पेमेंट तो ड्यू है, फ्यूल की पेमेंट तो ड्यू है, हर जगह ऐसे ड्यूज थे, तो देने पड़ेंगे ना, ऑप्शन नहीं है। सैलरीज ड्यूज थे, बहुत सारे ड्यूज थे, तो गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए बैठी थी, वो सब तो वेलफेयर के लिए ना, वो तो उन्होंने गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करी है, उनको तो पूरे पैसे मिलेंगे ही। तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बंद करना
बहुत अब जेट एयरवेज है वो तो बंद हो गई थी, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नहीं थी ना, उन्होंने कहा कोई सपोर्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बंद। अब उसके बाद 2 साल के बाद अब वो वापस आ रहे हैं, बट उस केस में होता है बैंक्रप्सी फाइल हुई, वो खत्म हो गए जिन्होंने जिसके भी डेट्स देने थे। समझ आई बात? The monopoly of public sector in such non-essential areas was criticized by many scholars. According to them, the role of public sector should be limited to strategic areas like national defense, and private sector should be given the opportunity for non-essential areas. Correct? Non-essential areas में तो public sector को पढ़ना ही नहीं चाहिए। Power, electricity, ये सब essential sectors हैं, तो वहां गवर्नमेंट ही काम करे तो बेटर है, ठीक है ना। बिजली, पानी, ये सब समझ आता है। कपड़े, मतलब ये सब जो चीजें हो गई, ट्रैवल, लेजर, क्या इनको क्या मतलब, ये तो अब ये तो एक कंफर्ट और लग्जरी आइटम्स हो गए ना, इसमें नॉन एसेंशियल सेक्टर्स हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट की जरूरत है। टूरिज्म में गवर्नमेंट भी होती है बट प्राइवेट सेक्टर भी होता है, लेकिन दिखता है ना फर्क कि गवर्नमेंट ऑपरेटेड होटल होगा और एक प्राइवेट सेक्टर का होटल होगा, तो दोनों में काफी फर्क होगा, बट रेट्स का भी फर्क होगा। जो भी है, नॉन एसेंशियल सेक्टर्स में गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं। According to some economists, public sector is not meant for earning profits but to promote welfare of the nation. So they should be evaluated on the basis of their contribution to welfare of the people and not on the profits they earn. तो मैंने बताया ना, PSUs कोई प्रॉफिट मोटिव के लिए तो नहीं है, बट इनएफिशिएंटली थोड़ी ना काम करेंगे। कह रहे मान लिया प्रॉफिट के लिए नहीं है, बट ये थोड़ी ना कि मतलब छुट्टियां मारे जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे कि क्या हो गया। यहाँ पे भी अगर कंपटीशन करेंगे तो प्राइवेट जॉब ही कर लेते, इससे अच्छा तो हम तो सो रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप अपना काम अच्छे से करें, सब कुछ करें, एफिशिएंटली करें, ताकि गवर्नमेंट का नुकसान ना हो बिना बात के। आप नुकसान हो कि हाँ ठीक है आपने कोई चीज 100 में बनाई, आप पब्लिक को 60 में बेच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर वो चीज 50 रुपीज में बना सकता था, तो प्रॉब्लम है ना। फिर तो प्राइवेट सेक्टर को ही बनाने देते। प्राइवेट सेक्टर भी 100 के बना रहा है, आप भी 100 के बना रहे हो, तो आप एफिशिएंटली काम कर रहे हो। प्राइवेट सेक्टर आपसे सस्ते में बना सकता है वो चीज, तो आप इनएफिशिएंटली काम कर रहे हो। आप उसको जितने मर्जी की बेचो, वो होता है वेलफेयर। आप बना ही ज्यादा की पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर इनएफिशिएंसीज, तो प्रॉब्लम है, वो नहीं होना चाहिए। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो पूरे चैप्टर का अच्छा खासा क्रिटिकल अप्रेजल है, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रीकल्चर का तो पहले हमने कर लिया।